हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड केमिस्ट्री 12th का मॉडल सेट लेके आया हूँ 2023 का, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है मेरा? ऑप्शन ए है मेरा रबर, ऑप्शन बी है मेरा ग्लास, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है आइस। तो आप सभी जानते हो कि सॉलिड जो है सो दो टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड कौन सा है? एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक और आइस में से। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर ले तो उसमें क्या होता है ना, इसका जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये कैसा होता है? ये होता है रेगुलर मैनर में। ठीक है, रेगुलर मैनर में होता है। रेगुलर मैनर में हुआ तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप बात करिएगा तो रबर तो होता ही नहीं है। ये क्या होता है? ये जो ग्लास है इसका भी नहीं होता अरेंजमेंट, और ये जो प्लास्टिक है इसका भी क्या होता है? इसका भी नहीं होता है। आइस का होता है। तो आइस का क्यों होता है? क्योंकि आइस में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें क्या होता है ना, इसमें इसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रेगुलर मैनर में होता है, इसीलिए आइस हो जाएगा। ठीक है, और सारे में नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि द नंबर ऑफ एटम्स एट अ फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अब मतलब कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल में कितना नंबर होगा एटम का? तो आप सभी जानते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होता है कि एक तो कॉर्नर पे होता है एटम। कॉर्नर पे कितना होता है? कॉर्नर है 8, लेकिन कॉर्नर का हिस्सा कितना बनता है? तो 1/8 बनता है। ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है फेस पे। एटम जो है सो दो जगह होता है, एक तो कॉर्नर पे भी होता है, एक फेस पे भी होता है। तो फेस पे कितना आता है? फेस से आता है 1/2, और फेस कितना है? 6। अगर हम टोटल अगर एटम की बात कर ले तो 1/8 इंटू 8, ये कहाँ से आएगा? तो ये जाएगा कॉर्नर से, और प्लस 1/2 इंटू 6, ये कहाँ से आएगा? ये आएगा फेस से। अगर इसको अगर काटेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है फेस सेंटर होता है। कैसा होता है? फेस सेंटर होता है, बॉडी सेंटर नहीं होता, फेस सेंटर होता है। याद रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द पैकिंग फ्रैक्शन इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। पैकिंग फ्रैक्शन जो है क्यूबिक क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना होता है? तो आपको पता होगा कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 52% होता है। कितना होता है? 52% होता है। पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल भी सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को निकाला भी जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन बड़ा होता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। इसकी बात अगर कर ले तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बट्टे वॉल्यूम ऑफ जो भी होगा क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसका वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल होता है, चाहे वो सिंपल का हो या जिसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। अगर आपको इससे चाहिए वीडियो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको बना दूंगा आराम से कि कैसे निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि ऑस्मोसिस जो है नहीं होता होगा? तो आपको फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड कौन सा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बात करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये जान लेते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है ये भी जान लेते हैं। क्या होता है हाइपोटोनिक, क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं कि आइसोटोनिक क्या होता है। तो आइसोटोनिक क्या होता है ना कि सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड और आउटसाइड। आइसोटोनिक क्या होता है ना कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा ना क्या होगा? वो सेम होगा। क्या होगा?
सेम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन किधर, इनसाइड और आउटसाइड होगा, इनसाइड और आउटसाइड होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, अगर सेम कंसंट्रेशन अगर इनसाइड और आउटसाइड हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कि इसमें क्या होगा, कि इसमें जो है सो इनसाइड में कैसा होगा, तो इनसाइड में जो है ना, इनसाइड में हाइयर होगा कंसंट्रेशन, इनसाइड में क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन होगा, हाइयर कंसंट्रेशन। और आउटसाइड कैसा होगा, आउटसाइड लोअर हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड के कंपेयर में क्या है, कैसा होगा, आउटसाइड के कंपेयर में इनसाइड जो है हाइयर होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर बात करते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आउटसाइड हाइयर होता है। आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा। कैसा होगा, हाइयर होगा। और इनसाइड कैसा होगा, तो इनसाइड के कंपेरिजन में आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन क्या था मेरा, मेरा क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस, किसमें नहीं होगा। आप जानते हैं कि अगर ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होगा ना, कि ऑस्मोसिस कब होता है, कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाता है। तो अगर कंसंट्रेशन अगर हाइयर या लोअर रहेगा तो इसी दोनों में है, हाइयर या लोअर, बी और सी में है। और सी में क्या है, ए में क्या है, सॉरी ए में जो है तो सेम कंसंट्रेशन है इनसाइड और आउटसाइड। तो अगर ऑस्मोसिस नहीं होना है तो कौन सा होगा, आइसोटोनिक ही होगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो फ्लो नहीं कर पाएगा सॉल्यूट का, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कि द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब दिस स्टेटमेंट, अब ये आपको तो पता ही होगा ये कौन सा है, जब ये अगर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है तो आपको पता ही होगा कि कौन सा है, ये रॉल्स लॉ है, ठीक है। अगर रॉल्स लॉ नहीं पता होता क्या है, पी नोट माइनस पी अपॉन क्या होगा, पी नोट इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका रॉल्स लॉ है, इसको याद रखिएगा। और जब भी अगर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा तो हमेशा याद रखिए कौन सा होगा, रॉल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, रॉल्स लॉ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि द भांटा हॉफ फैक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। अगर डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होना है तो भांटा हॉफ फैक्टर कितना होगा, तो सिंपल सी, अगर जब डिसोसिएट और अगर डिसोसिएट और अगर एसोसिएट की बात नहीं करेंगे तो अगर नहीं होना चाहिए तो मतलब क्या होगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। कैसा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कब होगा, जब भांटा ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, वन। वन होगा तो क्या होगा, ये होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ना ये टूटेगा ना ये जुटेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is deposited at cathode on electrolysis of molten NaCl। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl की बात करेंगे तो कैथोड पे कौन सा टूटेगा, कैथोड पे कौन सा टूटेगा। आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पहले क्या करता है, कैथोड जो रॉड होता है उस पर चार्ज कौन सा होता है, तो एनोड पे कौन सा होता है। अगर हम एनोड की बात कर लें, एनोड है, ये कौन सा है, कैथोड है। कौन सा, सॉरी यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है ना, कैथोड पे होता है नेगेटिव और एनोड पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम NaCl की बात करें तो Na करता है क्या, प्लस करेगा, Cl क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये जो Cl माइनस है ये कहाँ जाएगा, ये चिपक जाएगा आपको एनोड पे, और ये कहाँ चिपकेगा, ये चिपकेगा आपको कैथोड पे चिपकेगा। तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम बी नंबर हो जाएगा, ठीक। सोडियम जो है ये बी, ये हो जाएगा। मतलब कि कैथोड पे कौन सा आएगा, तो सोडियम आयन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फ्राडे फर्स्ट लॉ। अगर फ्राडे फर्स्ट लॉ की बात करेंगे
कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो फैराडे फर्स्ट लॉ को दिखता है यहाँ पे। तो फैराडे फर्स्ट लॉ को कौन सा दिखता है? ऑप्शन नंबर बी, एम बराबर सी जी सी जेड टी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस जो होता है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है? कंसंट्रेशन के होता है, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जिसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, और जिसका कंसंट्रेशन घटेगा तो उसका जो है सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी घटेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना है? 2 नॉर्मलिटी है। यहाँ पे कितना है? 0.002 नॉर्मलिटी है। यहाँ पे कितना है? 0.02 नॉर्मलिटी। यहाँ पे क्या है? 0.2n है। तो सबसे कम जो कंसंट्रेशन है वो किसका है? वो है 0.002n का है। तो इसका अगर कंसंट्रेशन अगर कम है तो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम होगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितना कम होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उतना कम होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ रिएक्शन 2A बराबर B, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, ठीक है। अगर रेट की बात कर ले कि रेट लिखते कैसे हैं, कोई भी रिएक्शन का हमको रेट अगर लिखने आता है, रेट देखिए, रेट हम रिएक्टेंट से भी लिख सकते हैं और रेट हम प्रोडक्ट से भी लिखते हैं। अगर हम रेट रिएक्टेंट की बात कर ले तो यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस डेल्टा मॉड ऑफ रिएक्टेंट बट्टे क्या करते हैं? टाइम कर दें। या अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? डेल्टा ले लेते हैं, और ये मॉड किस में रहेगा? प्रोडक्ट की बात करेगा, बाय टाइम करेगा, बाय क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करते हैं रेट लिखने की तो कितना है? माइनस का 2A, सॉरी 2A है, कितना है? 2A से क्या होता है? B होता है। तो अगर हम रिएक्टेंट के हिसाब से देखें, माइनस का डेल्टा A कंसंट्रेशन बटे क्या होगा? 2, और B को हम dt भी लिख देते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रेट के हिसाब से लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। रेट लिखने का 2 तरीके हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। अब रेट जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट जो किस पे करता है? तो रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे करेगा? टेम्परेचर पे करता है डिपेंड। मास, वेट और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये क्या करता है? जो सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl देता है, इन्वर्टर देता है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? तो आपको एक चीज़ हमेशा बता रहा हूँ कि जो फोटो केमिकल रिएक्शन होता है ना, फोटो केमिकल रिएक्शन, जब भी आपको देखिए फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, इसका ऑर्डर कितना होता है? फोटो केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? वो 0 हो जाता है। कितना होता है? वो होता है 0। सर ये पहचानेंगे कैसे? तो सनलाइट या फिर अगर यूवी लाइट दे दे तो कैसा होगा? ये हमेशा ये फोटो केमिकल रिएक्शन होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज। अब एड्जॉर्प्शन जिसको कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है, सरफेस है, ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है? तो आपको पता ही क्या, जो ये जो एड्जॉर्प्शन है ये कौन सा है? ये सरफेस फिनोमेना है। ये जो सरफेस पे जाके चिपकता है, ये कैसा है? ये सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, मिल्क इज। अब मिल्क क्या है? फैट डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ कैसीन इन वाटर। तो मिल्क जो है, मिल्क कैसा? मिल्क पहले
कोलोइडल सॉल्यूशन है। कैसा है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना कि इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज फैट, और डिस्पर्स मीडियम क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है? वाटर है। ठीक है, तो क्या होगा? फैट जो है, फैट डिसअपियर्ड इन वाटर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फैट जो है, सो डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है? फैट है। और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है? वाटर है। इसलिए क्या होगा? फैट जो है उसको क्या होता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है, किसमें? वाटर में हो जाता है। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following electrolyte is least effect is causing coagulation of फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट? तो सबसे जो है सो किसका होगा? जहां पे मिनिमम चार्ज होगा ना, वहां का जो कोगुलेशन होगा वो भी क्या होगा? लीस्ट इफेक्ट ही होगा। तो मिनिमम चार्ज की बात करें तो के बी आर में ही है। के प्लस बी आर माइनस कौन सा है? के बी आर में ही है। ठीक है, अब आप इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? अलर्ट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी है, डिक्रीज द डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इंक्रीज डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो कैटलिस्ट क्या करता है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस? अब साइनाइड प्रोसेस के द्वारा जो है किसको ऑब्टेन करता है? तो आप एक ही हमेशा याद कि साइनाइड प्रोसेस जो होगा ना, इसके द्वारा जो है सिल्वर और गोल्ड को, सोना चांदी को क्या करता है बाबू? सोना वाला सोना, सोना चांदी को जो है सो ऑब्टेन किया जाता है साइनाइड प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस? अब अगर इसमें बात करें तो इसमें हमेशा याद रखें कि कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है सो रिड्यूस किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड? अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बेस पे कौन सा हो जाएगा? तो अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कौन सा होगा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्वेश्चन हम लोगों का, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड? इसमें क्या है कि इसमें से कॉपर जो मेटल है वो किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अगर और का फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉपर पायराइट, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है, कॉपर का और कौन सा होगा? तो कॉपर पायराइट होगा। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये कॉपर पायराइट से निकलता है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है तो याद रख लीजिए, CuFeS2। ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है। इसी से क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा। आपको एक बार जो है सो और का और का नेम और और का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, देखिए याद रखिएगा, फोन, FON, फोन। ठीक है, जो कि आज लोग सबके पास होता है। मतलब कि फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अगर फोन से अगर मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा ना, तो वो क्या होता है ना, यही हाइड्रोजन जो है सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बनाएगा। अगर इसके अलावा किसी और के साथ रहेगा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्या है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इन द प्रेडिक्टेबल है। तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? वो जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो इसमें जो है सो आप देखिए, यहाँ पे भी बात करिए, NH3 है ना, इसमें जो है नाइट्रोजन है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। तो यहाँ पे ये N से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। यहाँ की बात करें ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और HF में ऑब्वियसली जुड़ा ही हुआ है। तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो FON से नहीं जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। अब नोबल गैस का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इसको तो याद ही रखिए कि क्या है, ये है NH2NP6। NH2NP6 किसका है? ये है नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ले कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है, ये F, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8। अब S8 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लें, ये कितना होता है? ये जीरो होता है। ये जीरो क्यों होता है? क्योंकि ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म होता है? एलिमेंटल के फॉर्म में होता है। MENTAL होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फ्लोइंग कपल। अब इस कपल में जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कौन सा है? कॉपर और आयरन, ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये भी नहीं है, सोडियम कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम भी नहीं है, सल्फर फास्फोरस भी नहीं है। कौन सा है? कॉपर एंड Fe है। ठीक है।